जिस दिन चारों बेटों को होली के समय घर आने का मौका मिलता तो तीनों जेठानियां सुबह से शाम तक घर का सारा काम करके दिखाती और राधिका से कहती तुम आराम कर। लेकिन राधिका उनकी इस चाल को समझ नहीं पा रही थी। चारों बेटे जब अपने पिता के साथ घर आते तो राधिका टेलीविज़न देखती हुई मिलती और बाकी घर की तीनों बड़ी बहुएं घर का काम करती हुई मिलती। एक रसोई में खाना पकाती हुई मिलती, दूसरी घर के सारे कपड़े धोती हुई तथा तीसरी झाड़ू पोछा लेकर फर्श की धुलाई करती हुई। सासू माँ अपने पति और अपने चारों बेटों के सामने अपनी तीनों बड़ी बहुओं की तारीफ करती और कहती, राधिका तो एक नंबर की निकम्मी है, कामचोर है, बिल्कुल काम नहीं करती घर का, उसे तो बस बैठे बैठाए बिस्तर पर खाना चाहिए। हम तो पछता रहे हैं राघव की शादी राधिका से करके। एक माँ की बातों पर हर बेटा विश्वास कर लेता है। उस घर में भी ऐसा ही चल रहा था। छुट्टी खत्म होते ही जब उनके बेटे वापस स्टेशन चले जाते तो राधिका को वापस घर के कामों में झोंक दिया जाता। वह बेचारी राधिका दिन ब दिन दुबली पतली और कमज़ोर होती जा रही थी। तीनों बहुओं का जब मन करता वो अपने मायके घूम कर आ जाती, लेकिन राधिका पर पाबंदी लगा रखी थी। यहाँ तक कि वह फ़ोन पर भी अपने माँ बाप और भाई से भी बात नहीं कर सकती थी। सामने एक आरती नाम की पड़ोसन थी। वह राधिका पर हो रहे अत्याचार और जुर्म को अपने घर की बालकनी से देखा करती थी। एक दिन उसने राधिका की वीडियो बनानी शुरू कर दी। जब भी राधिका को डांटा या उससे धुतकारा जाता तो उसकी पड़ोसन जल्दी से वह सारे कारनामे अपने मोबाइल में कैद कर लेती। एक दिन समय निकाल कर आरती नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची। राघव तंदूरी रोटियां भट्टी से निकाल कर तवे पर रख रहा था। आरती ने किसी तरह से बाहर खड़े होकर इंतजार किया। 2 घंटे बाद जब राघव अपना पसीना पोंछने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर आया तो आरती ने इशारा करके उसे अपने नज़दीक बुलाया। राघव ने तुरंत पहचान लिया, आरती दीदी आप यहाँ हमारे रेस्टोरेंट में। तब आरती बोली, मैं अपने मोबाइल में तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, मगर इस बात का जिक्र किसी से न करना और मैं तुम्हें एक सलाह भी दूंगी। तुम्हें मेरी ही सलाह माननी पड़ेगी। राघव ने जब आरती के मोबाइल में राधिका का वीडियो देखा तो चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी तीनों भाभियां मेरी मां के साथ मिलकर मेरी पत्नी राधिका से घर का सारा काम करवाती है। ऐसा वीडियो देखकर राघव का कलेजा फट गया। तब आरती ने कहा, मैं तो ऐसा नज़ारा रोज देखती हूँ, मगर तुम्हारी माँ पत्थर दिल है और तुम्हारी तीनों भाभियाँ भी किसी जल्लाद से कम नहीं हैं। इन चारों को सबक सिखाना ज़रूरी है। आरती ने राघव के कान में कुछ बताया और स्टेशन से बाहर चली गई। राघव जल्दी से स्टेशन के बाहर आया। वहीं दूर राधिका खड़ी हुई थी। राधिका अपने पति राघव को देखकर सीने से लिपट गई और बताया, मेरे माता पिता ने मुझे विदा करते हुए कहा था कि अपने ससुराल में सबका सम्मान करना, बड़ों की सेवा करना। भाभियाँ माँ समान होती है और सासू माँ देवी। इसलिए मैं चुपचाप बिना शिकायत के सबको खुश रखने के लिए घर के काम करती रही। आरती भाभी ने रेल की 2 टिकट दी है और साथ में 5000 रुपये भी दिए हैं। राधिका ने अपने पर्स से एक कागज़ निकालते हुए राघव को दिया और बताया, आरती भाभी ने कहा है इस पते पर आज ही पहुंचना है।
राघव राधिका का हाथ पकड़े जल्दी जल्दी प्लेटफार्म संख्या नंबर 6 पर पहुँचे। रेलगाड़ी चलने ही वाली थी। दोनों उसमें सवार हो गए। राधिका पूछने लगी, मालवीय नगर आने में कितना समय लगेगा? तब राघव ने बताया, मैं भी पहली बार जा रहा हूँ। शायद वहाँ पर आरती दीदी का पुराना मकान है जो अब खाली पड़ा हुआ है। 6 घंटे के लंबे समय के बाद दोनों मालवीय नगर रेलवे स्टेशन पहुँचे। पता खोजते खोजते वह आरती के पुराने मकान पर पहुँचे। मकान मेन रोड पर था, लेकिन दूर दूर तक न कोई बस्ती न कोई इंसान। लेकिन सड़क पर आते जाते टूरिस्ट बसों को देखकर राधिका ने कहा, तुम तो रेस्टोरेंट में काम करते करते हलवाई का सारा काम सीख चुके हो। आरती दीदी ने कहा, राघव से कहना वहाँ एक ढाबा खोल ले, खूब चलेगा। थोड़े दिन परेशानी ज़रूर होगी, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। तभी आरती का फ़ोन राधिका के मोबाइल पर आया। हाँ राधिका, तुम लोग ठीक ठाक पहुँच गए मालवीय नगर? यह पुराना मकान हमारा ही है, बरसों से खाली पड़ा हुआ है। मेरे पति ने यहाँ पर ढाबा खोलने के लिए यह मकान खरीदा था। हमने ढाबा का सारा सामान खरीद लिया था, लेकिन अगले ही दिन मेरे पति की जॉब दिल्ली में लग गई और फिर मैं भी दिल्ली आना चाहती थी। फिर हम दिल्ली में ही सेटल हो गए। तुम्हारी तीनों जेठानी और तुम्हारी सासू माँ की हर एक खबर मैं मोबाइल के ज़रिए पहुँचाती रहूँगी। इतना कहकर आरती ने फ़ोन बंद कर दिया। राधिका को मेहनत करने की आदत थी। उसने 4-5 घंटे में उस मकान की साफ सफाई करके और ढाबे के बर्तनों को चमका कर एकदम तैयार कर दिया। तभी वहाँ से एक ट्रक ड्राइवर निकला। अचानक वो अपना ट्रक रोक कर कहने लगा, क्या तुम ढाबा खोल रहे हो? मैं इस ट्रक में सब्जियां शहर की तरफ ले जाता हूँ। आप लोग मुझसे ही सब्जियां खरीद लिया करो। मेरे पास सब कुछ मिलेगा, गोभी, आलू, टमाटर, बैगन, मूली, टमाटर, मगर आटा नहीं मिलेगा। इसलिए तुम्हें मैं यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक दुकान बताता हूँ। वहाँ तुम्हें आटे की चक्की मिल जाएगी, वहाँ से तुम आटा खरीद सकते हो। अब राघव की सारी समस्या सुलझ चुकी थी। राधिका ने तुरंत खाना पकाना शुरू किया और राघव ने बेचना। ढाबा देखकर आने जाने वाले लोग वहाँ पर रुकने लगे। राघव ने खाने की एक लिस्ट ढाबे के बाहर चिपका दी, ताकि किसी को बार बार सब्जी और रोटी का भाव न बताना पड़े। रात के 10 बज चुके थे तब आरती का फ़ोन राधिका के पास आया। आरती ने बताया, तुम्हारे घर पर तो महाभारत हो रही है। तुम्हारी तीनों जेठानियाँ आपस में लड़ रही हैं। घर का खाना कोई नहीं बनाना चाहता। सासू माँ चीख चीख के पूरे घर में शोर मचा रही है। सबसे कह रही हैं, ढूंढो राधिका को ढूंढो। शायद तुम्हारे मायके में भी फ़ोन किया, मगर वहाँ से भी तुम्हारा अता पता नहीं मिला। तुम दोनों अपनी मोबाइल की सिम निकाल दो, ताकि किसी को पता न चल पाए कि तुम दोनों मालवीय नगर में अपना ढाबा चला रहे हो। अब तुम्हारी और मेरी बातचीत कभी नहीं होगी। अपना ख्याल रखना। और फिर आरती जी का फ़ोन कट गया। राधिका ने जल्दी से मोबाइल से अपनी सिम निकाल दी और राघव ने भी। अगले दिन ट्रक वाला सब्जी लेकर फिर आया। तब राघव ने, वहाँ हमें 2 सिम चाहिए, नए नंबर की। तब ट्रक वाले ने कहा, आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन फिर कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं अपने आधार कार्ड से सिम ले आऊँगा। आप लोग चिंता मत कीजिए,
बस आप लोग मुझसे सब्जियां खरीदते रहिए, मेरी ऊपर की कमाई हो जाएगी। मैं ये सब्जी आज़ादपुर मंडी में ले जाता हूँ। मालिक ने मुझे दिहाड़ी पर रखा है। आप लोग मेरी कच्ची सब्जियां के बदले मुझे पका खाना खिला दिया करो। राघव और ट्रक ड्राइवर में सम्मति हो गई। पूरे 3 साल बीत चुके। राघव ने राधिका से कहा, रात दिन ढाबा चलने की वजह से हमने अब बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है। मैं चाहता हूँ शहर में हम अपना एक नया मकान खरीद लें। जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो उन्हें रहने का ठिकाना मिल जाएगा। राघव और राधिका ट्रेन में बैठकर शहर चले गए। वहीं रास्ते में उन्हें अचानक उनकी पड़ोसन आरती टकरा गई। आरती उन दोनों को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, ये 3 साल तुम्हारे कैसे बीते? तब राधिका ने कहा, भाभी जी अच्छे बीते। रात दिन ढाबा चलता रहा, हमें तो बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। हमारे ग्राहक बढ़ते ही जा रहे थे। अब हम शहर में एक नया मकान खरीदने आए हैं। आरती कहने लगी, मगर तुम्हें मकान ही खरीदना है तो अपनी सासू माँ का मकान खरीद लो, क्योंकि उनका मकान बिकने वाला है। मेरे पास चलो, मैं तुम्हें रास्ते में सब समझाती हूँ। आरती उन्हें अंबेडकर नगर के एक प्रॉपर्टी डीलर के पास ले गई। प्रॉपर्टी डीलर ने बताया, हमारे पास एक मकान बिकाऊ है। वह मकान दिनेश मिश्रा के नाम पर है। उनके घर में रोज़ 3 बहुओं के आपसी ही झगड़े होते हैं और उनके तीनों बेटे अपनी अपनी पत्नी की तरफदारी कर रहे हैं। उनके तीनों बेटों में फैसला किया है कि मकान बेचकर आपस में बंटवारा कर लिया जाए ताकि सब लोग अपना अपना घर संभाले। दिनेश मिश्रा जी और उनकी पत्नी मालती अपने मकान की कीमत पूरे 30 लाख रुपये बता रही है, लेकिन इतनी बड़ी रकम अंबेडकर नगर में किसी के पास नहीं है, इसलिए उनका मकान अभी तक बिक नहीं पा रहा है। तब आरती ने कहा, राधिका तुम यह मकान खरीद लो, कुछ पैसे कम पड़े तो मैं तुम्हें दे दूंगी। राधिका ने कहा, हमारे ऊपर आपका पहले ही बहुत एहसान है। आपने जो हमें ढाबा दिया, सच मानो वहाँ ईश्वर की कृपा है। 10,000 रुपया हमने प्रतिदिन कमाए हैं। कभी कभी तो कमाई ज़्यादा निकल जाती थी। रात के 12 बज जाते थे हम जागते जागते, लेकिन ग्राहक आते ही रहते थे। इसीलिए अंबेडकर नगर में 30 लाख का मकान खरीदना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। राधिका ने प्रॉपर्टी डीलर से कहा, हम आपको कल तक 30 लाख रुपये दे देंगे। आप दिनेश मिश्रा जी यह मकान खरीद लीजिए, फिर बाद में कागज़ हमारे नाम कर दीजिएगा। उसी दिन राघव और राधिका तुरंत मालवीय नगर चले गए और रुपये लेकर प्रॉपर्टी डीलर को पहुंचा दिए। 2 दिन बाद दिनेश मिश्रा जी ने अपनी ही रकम लेने के बाद वह मकान प्रॉपर्टी डीलर को बेच दिया। इस मकान के दो जाने के बाद राघव और राधिका को प्रॉपर्टी डीलर वाले ने अपने पास बुलवा लिया। प्रॉपर्टी डीलर ने वह मकान राधिका के नाम कर दिया और अपना कमीशन मांगने लगा। राधिका ने खुश होते हुए कहा, मैं तुम्हें पूरे 2 लाख रुपये का कमीशन दूंगी, क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ। प्रॉपर्टी डीलर वाले ने अपना कमीशन लेने के बाद तुरंत दिनेश मिश्रा जी के घर पहुँचा और कहा, घर आज ही खाली करना होगा। तुम्हें अपनी तीनों बहुओं और तीनों बेटों को लेकर आप कहीं भी जा सकते हैं, क्यों इस मकान का पेमेंट आपने पूरा ले लिए है। उसी रात आरती ने राधिका को कॉल करके बताया, मैंने जो तुम्हें नया नंबर मांगा था
तो सोचा तुमसे बात कर लूँ। तुम्हारी सासू माँ के घर में रात भर से झगड़ा चल रहा है। तीनों बेटे कह रहे हैं 30 लाख रुपये का बंटवारा कैसे करें। राघव के जाने के बाद हमारा रेस्टोरेंट चल नहीं रहा था। हमें रोटियां पकाने के लिए एक नौकर रखना पड़ा और उसे भी तनख्वाह देनी पड़ी। घर में सब लोग ऐसे ही जिंदगी जीते रहे, बढ़िया खाना खाते रहे। कर्ज दिन ब दिन बढ़ता चला गया। मकान का आधा पैसा तो कर्ज चुकाने में ही चला जाएगा। बचे 15 लाख रुपये। राघव के जाने के बाद हम केवल 3 भाई बचे थे। प्रत्येक बेटे को 5 लाख रुपये ही मिलेंगे। शहर में इतनी महंगाई के दौर में 5 लाख रुपये में एक कच्चा झोपड़ा भी नहीं आएगा। कितने सालों में नई दिल्ली में रेस्टोरेंट चल रहा था। सारे पैसे हम अपनी पत्नियों के महंगे कपड़े और उनके खान पान पर खर्च करते रहे। एक भी रुपया इकट्ठा ना किया कि बुरे वक्त में काम आ सके। अब हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं है। राघव हमारा छोटा भाई था, हमने उसे भी खोजने की ज़रूरत नहीं समझी। राधिका पर हमारी पत्नियों ने बहुत अत्याचार किए, शायद उसी का परिणाम हम भुगत रहे हैं। आरती ने अचानक फ़ोन काट दिया। देखा सामने राधिका प्रॉपर्टी डीलर के साथ खड़ी हुई थी, अपनी सासू माँ के घर के बाहर। तभी प्रॉपर्टी डीलर ने दिनेश मिश्रा से कहा, नमस्ते, आज से इस घर की नई मालकिन आपके सामने मौजूद है। उन्होंने ही आपका मकान खरीदा है। तीनों जेठानियों ने जब नए घर की मालकिन को देखा तो चौंक गई। राधिका 3 सालों में काफ़ी सेहतमंद हो चुकी थी। महंगे कपड़े, हाथों में सोने की अंगूठी, गले में सोने का मंगलसूत्र, कानों में सोने की बालियां, महंगी सैंडल और 1 लाख रुपए वाली साड़ी राधिका के बदन से लिपटी देखी तो सबकी हवा सरक गई। सासू माँ को जब पता चला कि इस घर की नई मालकिन राधिका अर्थात मेरी छोटी बहू है, यह देख कर मालती को एक जोर का झटका लगा और वह सांस फुला कर देहली पर बैठ गई। तीनों जेठानियां भीगी बिल्ली की तरह राधिका के सामने खड़ी हुई थी। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था राधिका जिस मकान में बहू बनकर रहती थी वह उसी मकान को अपने ससुर दिनेश मिश्रा से खरीद लेगी। राधिका ने कहा, इस घर से किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। यह मकान मेरा नहीं, हम सबका है। मैं चाहती हूँ नई दिल्ली का रेस्टोरेंट 2 बेटों को दे दिया जाए और हमारा मालवीय नगर का रेस्टोरेंट 2 बेटों को दे दिया जाए। इस तरह चारों बेटों का उम्र भर रोजगार चलता रहेगा और हम इस घर की चारों बहुएं मिलकर रहें, अपने सास ससुर की सेवा करें। राधिका के फैसले के बाद तीनों जेठानियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। सासू माँ ने अपनी छोटी बहू राधिका को सीने से लगा लिया। किसी भी गरीब परिवार से आई लड़की को कमज़ोर मत समझना, वक्त कभी भी किसी का भी पलट सकता है। उस दिन के बाद से उस घर की चारों बहुएं अपने घर का काम मिल बांट कर करने लगी और इस बहाने राधिका को भी अपने सास ससुर की सेवा करने का मौका फिर वापस मिल गया, क्योंकि आज के दौर में बिखरते परिवार को संभालना बड़ा पुण्य का काम होता है और इस काम को राधिका ने बखूबी निभाया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।